जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सुट्री बाय अली सर में। आज हम जो है यहाँ से जो पैट की परीक्षा हमारी आने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए जो पिछले साल पैट की परीक्षा हुई थी 24/8/2021 को, उसका सेकंड शिफ्ट का जो ये पेपर है ये आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए अब चलते हैं अपनी प्रैक्टिस सेट की मतलब पेपर की तरफ। पेपर है, प्रैक्टिस सेट नहीं है जी। पहला क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित किस क्रम में आए थे। आपको बताना सबसे पहले कौन आया था, तो आप बताओगे इनमें सबसे पहले फायान आया था, दूसरे नंबर पर हुएनसांग आया था और तीसरे नंबर पर इनमें टॉम्सरे सबसे बाद में आए थे। ठीक है, तो भाई यहाँ से देख लीजिए पहले नंबर पर कौन है, सेकंड। तो सेकंड किस में है, इसमें नहीं है, ये खत्म, इसमें नहीं है, ये खत्म। फिर कौन है, थर्ड। तो सेकंड थर्ड किस में है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए कौन कब आया था। भाई देख लीजिए अब दो नंबर का सवाल है आपके सामने है सवाल कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। बक्सर के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, बाणीबास के युद्ध में, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई बात की जाए सिराजुद्दौला की, तो सिराजुद्दौला का जो अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। और भाई कौन सा हुआ था आप बताओगे, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो किस युद्ध में हारा था ये आप बताओगे, प्लासी के युद्ध में सन 1757 ईस्वी में अंग्रेजों से हार गया था। ठीक है, अगर बक्सर के युद्ध की बात की जाए तो आप बताओगे 1764 में हुआ था। ठीक है, इसमें 3 बंदे थे, कौन कौन, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। और इनका युद्ध जो हुआ था तो वो अंग्रेजों के मध्य हुआ था। अब देखिए जो अगला सवाल है उसकी साइड चलते हैं। अगर यहाँ से आप देखना चाहते हैं तो इन्हें देख लेना। ठीक है, ये बक्सर का युद्ध 3 बंदे, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये 3 जने थे और अंग्रेज अकेले थे, इधर हुआ था। चलिए अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल देख लीजिए कितना अच्छा आया था, सभी बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। ठीक है भाई, हड़प नीति के बारे में जो था कौन था, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है कौन था। तो देख लीजिए बात तीसरे सवाल की जाए तो लॉर्ड डलहौजी। क्या भाई इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति अपनाई थी। ठीक है, तो यहाँ से कौन है इसका, लॉर्ड डलहौजी आंसर है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल देख लीजिए, इसके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ लीजिए आप। ठीक है, अगला सवाल जो है उसकी साइड चलते हैं। तो सवाल नंबर 4 है भाई, देख लीजिए ये है सवाल नंबर 4। छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, पूरा आना चाहिए सवाल, लास्ट है, इनमें से कोई नहीं। चलो कोई नहीं, यहाँ तक आ चुका। सवाल है भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे। ठीक है, आपको बताना कि भारत के इतिहास में जो धनवंतरी के नाम से प्रसिद्ध थे वो कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, और इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो 4 नंबर का सवाल है अगर इसके आंसर की बात की जाए तो आप बताओगे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ये जो भाई धनवंतरी थे भारतीय इतिहास में ये कौन थे आप बताओगे, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन थे ये, प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है भाई, चलो अब देख लीजिए जो अगला 5 नंबर का सवाल है, देख लीजिए इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो ये होंगे। ठीक है, नवरत्नों में से धनवंतरी थे। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए जो अगला सवाल है आपका 5 नंबर का, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यहाँ से 5वां कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। इंडिका मेगास्थनीज है, फाहियान है, हुएनसांग है, या इनमें से कोई नहीं है। तो 5वें सवाल के आंसर की अगर बात की जाए तो भाई जो ये इंडिका पुस्तक है आपकी, ये किसने लिखी है तो आप बताओगे ये मेगास्थनीज ने ही लिखी है। किसने लिखी है आप बताओगे, मेगास्थनीज ने ही इंडिका लिखी है। ठीक है, चलो अगला देख लीजिए। अगले सवाल की अगर बात की जाए 6 नंबर के सवाल की, इसके बारे में पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ से 6 नंबर का सवाल है आपका ये कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। भाई जब पहली बार साइमन कमीशन भारत आया था तो जब कौन सी सन थी। ठीक है, जब कौन सी सन थी जब साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, ठीक, तो भाई अगर बात की जाए साइमन कमीशन जब पहली बार भारत आया था तो कब आया था आप बताओगे। यहाँ से भाई सन 1928। कब आया था तो आप बताओगे 28 में। ठीक, कब आया था 1928 में। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सर जॉन साइमन। कौन थे भाई इसके अध्यक्ष तो आप बताओगे सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलो
अगला देखो भाई क्या है, अगर इसके बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, ये है इसके बारे में टोटल लिखा हुआ। चलिए अगला सवाल जो 7 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यहाँ से जी, सवाल है 7वां कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? बम्बई, लाहौर, कराची या लखनऊ? जो 7 नंबर का सवाल है इसका आंसर आपके का क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो देख लीजिए, बात की जाए 7 नंबर की, तो ये जो पूर्ण स्वराज की मांग उठनी स्टार्ट हो गई थी, तो आप बताओगे कौन से कांग्रेस के द्वारा मतलब अधिवेशन से हो गई थी? तो आप बताओगे लाहौर अधिवेशन से। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही है, लाहौर अधिवेशन। ठीक है भाई, कहाँ से? लाहौर अधिवेशन से। ठीक है, और कब अगर सन पूछ ले तो आप बताओगे सन थी इसकी 1929। सन कितनी थी? 1929 थी। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये नीचे लिखा हुआ देख लीजिए, यह हैगा सारा। ठीक है, कि बॉम्बे का बोमेश चंद्र बनर्जी इसके वो थे भाई अध्यक्ष, कब? 1885 में कांग्रेस की स्थापना से। ये लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे 1916 में। लाहौर वाले के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग, और कराची में वल्लभ भाई पटेल कब? 1931 में। इसमें मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों की, ठीक है, क्या थी? संकल्पना थी। अगला देख लीजिए जो 8 नंबर का सवाल है, यहाँ से आपको मिलान करना। ठीक है, इन सवालों का आपको मिलान करना कि कौन किससे मिला हुआ है। ठीक है भाई, तो 8वें नंबर के सवाल का आंसर कीजिए जल्दी से, क्या होगा? तो देख लीजिए, अगर 8वें नंबर के सवाल के आंसर की बात की जाए, ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, तो इसके कौन थे? आप बताओगे सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी के कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और गदर पार्टी के कौन थे? लाला हरदयाल थे। ठीक है, और मित्र मेला, ये जो आपके पास है मित्र मेला, अगर इसकी बात की जाए तो कौन था इसके? बी.डी. सावरकरी थे इसके। ठीक है, तो होम रूल के कौन बचे? आप बताओगे होम रूल के एनी बेसेंट बचे। कौन बचे? एनी बेसेंट। तो भाई क्या मिलाना हमें? ए का 2, ठीक है, बी का 1, ए का 2, बी का 1। देखते हैं, ए का 2, बी का 1। ठीक है, ए का 2 कहीं नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बस एक ही ऑप्शन है और उसमें यह है आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ से अगर आप इनके बारे में देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए भाई। ठीक, चलो देखो यहाँ से एक नोट्स भी लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में स्थापना की थी। ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देख लीजिए क्या है, जो 9 नंबर का सवाल है हमारा। ये तो इसका आंसर ही दिखा दिया मैंने आपको, चलो कोई नहीं। सवाल है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? ठीक है, तो इनमें से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने, फजलुल हक ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, या अबुल कलाम आज़ाद ने? तो भाई जो 9 नंबर का सवाल है, इसके सवाल की अगर बात की जाए तो यहाँ से देख लीजिए कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने गांधी जी जब खिलाफत आंदोलन से जुड़े थे तो उन्होंने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन में जुड़ने का विरोध किया था। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो आप बताओगे 1920-21 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1920-1921 में क्या हुआ था? आप बताओगे खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अगला देख लीजिए जो 10 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ से 10वें नंबर का सवाल देख लीजिए। यह हैगा सवाल है कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? आपको बताना कौन सा क्रांतिकारी संगठन ने काकोरी जो षड्यंत्र कर दिया था लखनऊ से के पहले, वो कौन थे? कौन सा संगठन था? ठीक है, तो गदर पार्टी, ठीक है, अनुशीलन समिति, ठीक है, अनुभव भारत ग्रुप, या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो आप बताओगे इसमें से किसने किया था? तो देख लीजिए जो आपका 10 नंबर का सवाल है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया था? जो काकोरी हत्याकांड था उसमें इन लोगों ने अंग्रेजों से हथियार छीन लिए थे, लूट लिए थे। ठीक है ना, सरकारी खजाना लूट लिया था। ठीक है भाई, चलो ठीक, लखनऊ के पास भाई काकोरी स्थान। ठीक है, तो यहाँ से जो है इन लोगों ने ये लूट लिया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर बात की जाए कि इस खजाने के लूटने का जो विचार था किस किसने बनाया था, तो आप बताओगे राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, और इनमें राम प्रसाद बिस्मिल के साथ जो थे वो कौन थे? तो आप बताओगे राजेंद्र लाहड़ी थे, रोशन सिंह थे, और अशफाकुल्ला खान थे। ठीक है, और इसी के तहत इन लोगों को क्या हो गई थी भाई? फांसी की सजा हो गई थी। चलिए
अगला सवाल जो 11 नंबर का देख लीजिए, इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसने किसकी स्थापना की है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो आपका 11 नंबर का सवाल है आप देख लीजिए यहाँ से पढ़ सकते हैं। भाई सवाल आ चुका है आपका, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, गोदावरी, कृष्णा, गंगा या कावेरी। तो भाई एक चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, क्या कि कृष्ण जी ने नाग को मार मार के अंधा कर दिया। क्या कर दिया भाई, अंधा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए एक चीज़ देख रही, नाग से हो गया नागार्जुन बांध, कृष्ण से हो गया कृष्णा नदी। तो भाई किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। और अंधा सा क्या होगा, अगर वो प्रदेश पूछ लेता तो आप बताते आंध्र प्रदेश। क्या बताते आप, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अंधा करने से मतलब क्या, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए, तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर, आप बताओगे कृष्णा नदी पर। किस राज्य में है, तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश में। किस में है, तो आप बताओगे यहाँ से 11 नंबर के सवाल का आंसर आंध्र प्रदेश में। इस सवाल का आंसर यहाँ से आप बता दोगे। ठीक है, तो नागार्जुन किस पे, आप बताओगे कृष्णा नदी पे। ठीक, अब देख लीजिए हमारे पास है गोदावरी। गोदावरी पर कौन सा है, तो आप बताओगे। ठीक है, गोदावरी पे है आपका पोलावरम। ठीक है, कौन है, पोलावरम सिंचाई परियोजना। ठीक है, और रामगंगा जो गंगा की सहायक नदी है, गंगा नदी पर भाई कोई बांध नहीं है शायद। ठीक है, और जो कावेरी नदी पर बांध की बात की रहा वो है शिव समुद्रम परियोजना। ठीक है भाई, चलो देख लीजिए क्या है इसके बारे में, अगर पढ़ना चाहो तो ये नीचे लिखा हुआ। अगला देख लीजिए 12 नंबर का सवाल जो आपका वो आपके सामने है। सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ाई की गई थी पहली बार वो किस वर्ष की गई थी, 51, 53, 55 या 58। इस सवाल का आंसर कीजिए जल्दी से 12 नंबर के सवाल का। तो भाई 12 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वालों के अगर नाम लिए जाएं तो शेरपा तेंजिंग थे। ठीक है, शेरपा तेंजिंग नोरगे एवं एडमंड हिलेरी थे, जिन्होंने 1953 में पहली बार चढ़ाई कर दी थी। कब चढ़ाई कर दी थी भाई, 1953 में। 1953 किस में है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, 1953। ठीक है, और बछेंद्री पाल का भी नाम याद रखना। बछेंद्री पाल जो थी प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और इनके साथ ही अरुणिमा सिन्हा को भी याद रखना, जिन्होंने कृत्रिम पैरों से एवरेस्ट की चढ़ाई पूर्ण की थी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं भाई। अगला जो 13 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से सवाल है आपका यह हैगा, क्या है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए, जो भरतपुर में है। ठीक है, तो यहाँ से आपको बताना है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है, दर्रा अभ्यारण्य या केवलादेव घाना पक्षी विहार या घाट प्रभा अभ्यारण्य। तो भाई देख लीजिए भरतपुर की अगर बात की जाए 13 नंबर में के सवाल में, ठीक है, 13 नंबर के सवाल में भरतपुर की बात की जाए तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और केवलादेव घाना पक्षी विहार का नाम पहला भरतपुर पक्षी विहार था। ठीक है, तो यहाँ से कौन है आप बताओगे, केवलादेव राष्ट्रीय घाना पक्षी विहार। ठीक है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ कौन है, भरतपुर में भाई स्थित कौन है, तो ये है। और ये कहाँ है, तो आप बताओगे ये राजस्थान में है। कहाँ है, आप बताओगे राजस्थान में। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, अगर इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं यहाँ से पढ़ लीजिए। अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका ये हैगा, क्या है सवाल, कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लोहे इसका स्रोत है। कहाँ है आपको बताना, डल्ली, राजहरा में, कोरबा में, उमरिया में या राजनंदगांव में। ठीक है, आपको बताना है इस सवाल का आंसर। जो 14 नंबर का सवाल है तो इस सवाल का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भिलाई जो है आपका तो वो डल्ली राजहरा में है। ठीक है, ठीक, कहाँ, डल्ली राजहरा खान से होता है, मतलब खान में है। ठीक है, और यह खान कहाँ है, तो आप बताओगे छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है भाई, छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला जो 15 नंबर का सवाल है उसकी साइड चलते हैं। ये आपको ये क्या कह रहा कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको गलत जोड़ा बताना है। ठीक है, चलिए आने का नहीं है, थोड़ा छोटा कर ले भाई, आपको गलत जोड़ा बताना है इसका। चलिए, और ये छोटा करना पड़ गया है। चलो भाई कौन गलत है ये बताना आपको। जो जिला एवं बुर्जिल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ठीक है, बारालाचा और क्या है, सिपकिला कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और इन्होंने बताया थागाला, नीति प्रास और लिपुलेख कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। ये तो बिल्कुल सही है। और नाथुला और जोलेपला कहाँ है, सिक्किम। ये आपको बताना है। तो देख लीजिए इसकी अगर बात की जाए दर्रों की। ठीक है भाई, दर्रों की बात की जाए तो कौन कौन गलत है, तो आप बताओगे
दूसरा और तीसरा जो है आपका यहाँ से गलत है। कौन कौन सा? दूसरा भी गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो ये है ही नहीं, ठीक है, गलत है। और यहाँ पे थागला, ठीक है, थागला, नीति, प्रास और लिपुलेख, भाई इनमें ये भी नहीं है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नीति तो है मगर और नहीं है। देख लीजिए, अगर अब बात की जाए तो यहाँ से 2 गलत हैं, तो कौन कौन से? दूसरा और तीसरा गलत है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही है। यहाँ से देख लीजिए, दर्रों की अगर बात की जाए तो ये दर्रों का, ये देख लीजिए दर्रे हैंगे यहाँ आपके क्या है, ठीक है। जो आपका जोजिला एवं बुर्जिल दर्रा वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। बारालाचा एवं सिक्किला हिमाचल प्रदेश में है। नीति, माना और ये उत्तराखंड में है नीति, ठीक है। नीति, माना और लिपुलेख उत्तराखंड में। नाथुला एवं जेलेपला कहाँ है आप बताओगे? सिक्किम में है। और थांगला कहाँ है तो आप बताओगे लद्दाख में है, ठीक है। चलिए अगला जो 16 नंबर का सवाल है उसकी साइड चलते हैं। तो 16वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यहाँ से कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना होती है? तो आप बताओगे किसके बढ़ने से निजी निवेश की वृद्धि की संभावना होती है? 16 सवाल का आंसर। तो जो 16 नंबर का सवाल है उसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी, वो बिल्कुल सही है। किसके बढ़ने से? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, ठीक है, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। तो 16 नंबर का सवाल क्या है आप बताओगे? सी जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं 17 नंबर के सवाल पर। तो 17 नंबर का सवाल है यहाँ से, भाई आ जाएगा क्या? चलो देखते हैं छोटा करके आएगा क्या। ठीक है, आ गया, यहाँ से आ गया। भाई सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? आरबीआई है, नीति आयोग है, वित्त मंत्रालय है या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है? तो भाई देख लीजिए, जो 17 नंबर का सवाल है, अगर इसके आंसर की बात की जाए तो जो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करती है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देख लीजिए, यहाँ इसका डी ही दे रखा है और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, ठीक है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देख लीजिए, जो 18 नंबर का सवाल है आपका, सवाल 18वां का सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक या कृषि? तो भाई जो 18 नंबर का सवाल है, अगर इस सवाल के आंसर की बात की जाए तो सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम है वो तृतीयक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है, तृतीयक क्षेत्र है। क्या है भाई? तृतीयक क्षेत्र है। बात की जाए कृषि क्षेत्र को तो ये क्या होती है आपकी? प्राथमिक होती है, ठीक है। उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा गया है और जीडीपी को तीनों क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। किसमें? तो कृषि आपके प्राथमिक में है, द्वितीयक में आपका उद्योग और तृतीयक में आपका सेवा क्षेत्र है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है यहाँ से 19 नंबर का जो सवाल है आपका वो आपके सामने है। सवाल है यहाँ से कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं उस व्यक्ति का नाम बताना है। बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन या नॉर्मल एडबर्ग, ठीक है। तो यहाँ से आपको 19 नंबर के सवाल का आंसर बताना। तो भाई अगर बात की जाए कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है तो आप बताओगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। किसके? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है तो आप बताओगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति जो है तो इसके संबंध में तो पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ था, ठीक है। और ये जो है स्वामीनाथन, इन्हें जो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भाई 20 नंबर का जो सवाल है यहाँ से 20वां देख लीजिए क्या था। सवाल था यहाँ से कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राय थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे या इनमें से कोई नहीं थे? तो भाई अगर 20वें सवाल की बात की जाए तो यहाँ जब 1991 में प्रधानमंत्री की बात की जाती है तो कौन थे? आप बताओगे पीवी नरसिम्हा राव 1991 में भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या आप बताओगे? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए 21 नंबर के सवाल की तरफ चलते हैं। तो 21वां सवाल है यहाँ से देख लीजिए, यह हैगा हमारे पास, क्या था ये सवाल है यहाँ से कि भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो भाई आपको बताना है कौन सी चीज़ राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल या दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है, जो राज्य सूची में व्यवस्थित नहीं है। भाई तो इस सवाल का आंसर अगर बात की जाए तो आप बताओगे जो ये सवाल है हमारा, इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता इसमें नहीं है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता किस सब्जेक्ट का विषय है तो आप बताओगे समवर्ती सूची का है। किसका है आप बताओगे? समवर्ती सूची का है, जो भारत की अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची है ना, उसमें 3 सूचियां बटी हुई हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो अगला सवाल है हमारा 22 नंबर का सवाल है यहाँ से 22वां देख लीजिए।
सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण या लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। बताइए भाई इस सवाल का आंसर। तो देख लीजिए 22 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो देख लीजिए 22 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो यहाँ से आप बताओगे कि 22 नंबर के सवाल का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। भाई भारत में प्रतिबद्ध न्यायतंत्र की कोई भी विशेषता नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसके बारे में पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। ठीक है, अगला सवाल है हमारा 23 नंबर का सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 23 वो यहाँ से कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य या राज्य के नीति निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो 23 नंबर का सवाल है इस सवाल का आंसर क्या होगा? जल्दी से इस सवाल का आंसर बताइए। देख लीजिए 23 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या क्या निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आप बताओगे कौन करता है? तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भाई एक अनुच्छेद है 38 और उसके अंदर जो राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है ना, तो वो कौन करता है? ठीक है, आर्टिकल 38 करता है। और आर्टिकल 38 किसके अंतर्गत आता है? तो आप बताओगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। चलिए अगला जो सवाल है हमारा 24 नंबर का, उसकी अगर बात की जाए तो भाई 24वां सवाल जो है अब आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 24वां कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ठीक है भाई, कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो भाई 24 नंबर के सवाल का आंसर होगा यहाँ से। ठीक है भाई, अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जो बी है आर्टिकल 40, ठीक है, ये बिल्कुल इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, आर्टिकल 40 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भाई देख लीजिए इनके अनुच्छेद जो दे रखे हैं, अगर ये देखना चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सवाल आपका यहाँ से अगला जो सवाल है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने, अशोक मेहता कमेटी ने या रॉयल कमीशन ने या इनमें से कोई नहीं। भाई जो 25 नंबर का सवाल है इस सवाल का आंसर जल्दी से कीजिए। तो देख लीजिए अगर इस सवाल के आंसर की बात की जाए तो किन्होंने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये रखा था प्रस्ताव। ठीक है, कब रखा था? तो 24 अप्रैल को रखा था। ठीक है, और इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब की बात है? 24 अप्रैल सन 1992 को ही 73वें संविधान संशोधन लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं आप यहाँ से पढ़ लीजिए। भाई 26 नंबर का जो सवाल है उसकी साइड चलते हैं हम लोग। ठीक, चलो देख लीजिए यहाँ से जो हमारा 26वां सवाल है क्या है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, या इनमें कोई वोल्टेज नहीं होता। ठीक है भाई, तो आपको बताना है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। ठीक, तो जो 26 नंबर का सवाल है इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो आप बताओगे इस सवाल का आंसर जो है आपका, तो आयोग ने जो माना है इसका, तो बिजली का प्रवाह सर्किट के स्विच बंद होने पर होता है। UPSSC ने इस प्रश्न को सभी को अंक दिए थे। ठीक है भाई, UPSSC ने इसमें सभी को अंक दिए थे, मगर जो माना गया था कि बिजली का प्रवाह जो है सर्किट के स्विच बंद होने पर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, मगर जो UPSSC ने इस बार जो सभी को अंक दिए थे भाई देख लीजिए यहाँ इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अगला सवाल जो है 27 वो आपके सामने स्क्रीन पर है। 27वां सवाल है कि प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? फैराडे, ओम, ठीक है, वोल्ट या एम्पियर। तो आपको 27 नंबर के सवाल का आंसर बताना। तो भाई देख लीजिए सबसे पहले फैराडे, अगर फैराडे की बात की जाए तो ये विद्युत धारा है। ठीक है, किसका? विद्युत धारा का मात्रक है। ओम की बात की जाए तो ओम किसका? तो आप बताओगे प्रतिरोध का है। वोल्ट किसका? आप बताओगे विद्युत विभव का। और एम्पियर मीटर किसका है? तो आप बताओगे विद्युत धारा का है। तो बात किसकी की गई है? प्रतिरोध की। और प्रतिरोध का कौन है? तो आप बताओगे ओम है। प्रतिरोध का कौन है? आप बताओगे ओम। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की साइड चलते हैं। जो 28 नंबर का सवाल है आपका,
सवाल है यहाँ से 28वां के नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण, एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण, ऑक्जेलिक अम्ल की उपस्थिति के कारण, या फॉर्मिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। तो देख लीजिए जो 28 नंबर का सवाल है, अगर इसकी बात की जाए तो इस सवाल का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नींबू में क्या होता है आप बताओगे, साइट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है नींबू में, आप बताओगे साइट्रिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल किस में होता है तो आप बताओगे सिरके में होता है, और ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है तो आप बताओगे टमाटर में होता है, और फॉर्मिक अम्ल किस में होता है तो आप बताओगे चींटी के डंक में होता है। चलिए देख लीजिए, अगर इसके बारे में पढ़ना है ये पढ़ लीजिए और अगले सवाल की साइड चलते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है, ठीक है, यह है सवाल है कर्कटजनक, ठीक है, कर्कटजनक रसायन से होता है। ठीक, तो आपको बताना है कर्कटजनक रसायन से हृदय रोग होता है, मधुमेह होता है, कैंसर होता है, या दमा होता है। तो देख लीजिए भाई, जो 29 नंबर का सवाल है, अगर इस सवाल के आंसर की जाए तो इस सवाल का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्कटजनक रसायन से क्या होता है आप बताओगे, कैंसर होता है। ठीक है, क्या होता है, कैंसर होता है। चलिए अब चलते हैं लास्ट मतलब 30 नंबर के सवाल की तरफ। तो देख लीजिए 30वां सवाल है, यहाँ से जो है आपका ये आपके सामने सवाल है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। ठीक है, त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है वो क्या कहलाती है। ठीक है, आपको बताना है एंडोडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, या डर्मिस, या यहाँ से क्या दे रखा है स्पेशल डर्मिस। तो भाई यहाँ से आपको बताना है कि त्वचा की जो ऊपरी परत है वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर बात की जाए त्वचा की ऊपरी सतह की तो वो क्या कहलाती है आप बताओगे, एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है आप बताओगे, एपिडर्मिस कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है, एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस जो होती है आपकी सबसे ऊपरी परत होती है। मध्य परत की बात की जाए तो उसे डर्मिस कहते हैं, और जो सबसे गहरी परत होती है उसे हम क्या कहते हैं तो आप बताओगे सबक्यूटिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सबक्यूटिस। तो देख लीजिए, ये आपके जो जीके के तहत आए हुए 30 क्वेश्चन थे, ये 30 के 30 मैंने आपको करा दिए हैं। अब यहाँ से आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ से आप लोगों ने ये देख लिया होगा कि पेपर का लेवल क्या आएगा, पेपर का सिलेबस क्या है, और पेपर का लेवल भी आपको पता चल चुका होगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।